हम कक्षा 8 का पाठ 5 करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। कल हमने पाठ 4 किया था शब्द व्यवस्था, जिसमें हमने शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण किया था। तो आज हम करेंगे उपसर्ग प्रत्यय। तो चलो करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण या शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग को जोड़कर, प्रत्यय को जोड़कर, समास विधि से। 3 प्रकार से करते हैं शब्दों का निर्माण हम, कि उपसर्ग जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय जोड़कर या समास विधि से। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कि जो शब्दांश, देखो शब्दांश है, शब्द नहीं, शब्दांश यानी शब्द का अंश। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण वो करते हैं। जैसे कि आ या प्र, दान मूल शब्द था, इसमें हमने 2 उपसर्ग हैं, या तो आ जोड़ते हैं या प्र जोड़ते हैं। तो देखो आ जोड़ने से बना आदान और प्र जोड़ने से बना प्रदान। तो इसी प्रकार से ज्ञान में अ जोड़ा तो अज्ञान हो गया और वी जोड़ा तो विज्ञान हो गया। उपसर्गों की विशेषता है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग लाए जा सकते हैं। हिंदी में है वो 4 प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत के अव्यय आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जैसे ए, अन, अभी, औ, आ, उत, दुर, दुस, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनसे बने हुए शब्द हैं वो आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए। हिंदी के उपसर्ग हैं ए, अद, अन, उन, कु, और जो हिंदी के शब्द हैं उनसे हिंदी के उपसर्ग हो गए। और जो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं वो, यानी अरबी फारसी के जो शब्द हैं उनसे बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे आपके, उसके अरबी फारसी के उपसर्ग कहलाएंगे। संस्कृत के अव्यय से बने हुए शब्द हैं अद, अंत, अंतर, अलम, चीर, इस प्रकार से। फिर है आपका प्रत्यय, कि देखो कुछ है जो अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं तो वो भी हम प्रयोग में लाते हैं। फिर है प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे अथवा नया शब्द बनाते उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, कि उपसर्ग हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं मूल शब्द के, और प्रत्यय हैं वो अंत में लगते हैं। जैसे दास में ता प्रत्यय लगाया तो बना दास्ता, बंगाल में ई प्रत्यय लगाया तो बना बंगाली। इसी प्रकार से प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तदित प्रत्यय। कौन कौन से? कृत प्रत्यय तथा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय शब्दांश या धातु क्रिया के मूल रूप में जुड़कर, कि जो प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है बेटा। तो जो शब्दांश है वो क्रिया यानी धातु, यानी कि धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई शब्द है, पढ़ाई में मूल शब्द क्या है? पढ़, यानी वो क्या है? उसका धातु। तो धातु के साथ आई लगाने से क्या बन गया? पढ़ाई। तो ये बन गया आपका कृत प्रत्यय। फिर है आपका तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर से बना नौकरी, अपना से बना अपनत्व, अच्छा से बना अच्छाई आदि। अब है आपके संज्ञा वाले प्रत्यय, की जो प्रत्यय हैं वो बता रखे हैं आपको। जैसे लड़ प्लस आई से बना लड़ाई, तैर प्लस आग से बना तैराक। इस प्रकार से ये प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हुए बेटा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप प्रत्यय उपसर्ग को अलग करते हुए लगाते हो तो अलग करते हो तो उसमें से कोई ना कोई मूल शब्द बाहर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रंगीन शब्द है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूल शब्द क्या आ रहा है? रंग। रंगी नहीं आएगा कि हमने रंगी हटाया और नील नहीं। रंग जो मूल शब्द है, इन इसमें प्रत्यय है और फिर इन के बाद में ई इसमें प्रत्यय है। जैसे भौतिकता है तो इसके अंदर भूत प्लस इक या ता, ठीक है। अब है आपके प्रश्न उत्तर। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? कर सकते हो। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? एक एक का उदाहरण लिखना है। तो हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग पढ़े थे हमने? 4 प्रकार के, संस्कृत के, हिंदी के, संस्कृत के अव्यय, उर्दू फारसी के। प्रत्यय से क्या समझते हैं? कि प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब है इसकी एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कीजिए। दुराचार, दूर प्लस
आचार, बेईमानी, बे प्लस ईमान। अगर यहाँ पर बेईमानी होता तो बे प्लस ईमान प्लस ई, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो जाते। सुकर्म, सु प्लस कर्म, संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, सज्जन, सत प्लस जन, अपयश, अप प्लस यश, उपहार, उप प्लस हार, अधखिला, अध प्लस खिला, बाकायदा, बा प्लस कायदा, निरपराध, निर प्लस अपराध। आगे है निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाने। अति से बनाया अति उत्तम, अत्यंत। अव से अवगुण, अवनति। सु से सुपुत्र, सुजान। उप से उपहार, उपकार। अंतर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। कु से कुमार्ग, कुपुत्र। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द में प्रत्यय अलग अलग करना है। बुराई में बुरा प्लस ई, नैतिक में नीति प्लस इक, ओढ़नी ओढ़ प्लस नी, डिबिया डिब्बा प्लस इया, भौगोलिक भूगोल प्लस इक, धार्मिक धर्म प्लस इक, पढ़ाकू पढ़ प्लस आकू, टिकाऊ टिक प्लस आउ। नीचे लिखे प्रत्यय से दो दो शब्द बनाइए। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। पन, कालापन, बचपन। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आवट, सजावट, बनावट। वान, धनवान, गाड़ीवान। मान, बुद्धिमान, शक्तिमान। अब है विक्रय, कि में उपसर्ग है वी, मानवता में प्रत्यय है ता, स्वतंत्रता में मूल शब्द है तंत्र। ऐसे दो शब्द लिखो जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। अनुभवी में अनु उपसर्ग, भव मूल शब्द और ई प्रत्यय। अपमानित में अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत प्रत्यय। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा समास का। समास किसे कहते हैं, ये भी एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। तो समास की परिभाषा है आपकी, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कि परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल है वो समास कहलाता है। समास है, समास से बने। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। एक तो पहले पद को पूर्व कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। समास से बने पद को सामासिक पद कहते हैं और समास से जो पद बनता है वो सामासिक पद कहलाता है। अब है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं, तो समास है उसके 6 भेद हैं। समास 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो सबसे पहले करते हैं हम अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, शब्द की आवर्ती से समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा बेटा, पहला पद यानी पूर्व पद है वो अव्यय होगा और वही प्रधान होगा, अथवा शब्द की आवर्ती से समस्त पद अव्यय, और जब उसमें वो समास लगेगा तो अव्यय से वो क्या बन जाएगा, समस्त पद भी अव्यय बन जाए। जैसे समस्त पद है आज जन्म, इसका विग्रह करने से बना जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, रातों रात रात ही रात में, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, भरपेट पेट भरकर। फिर है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बेटा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। इससे समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह यानी कारक का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कारक के चिन्ह है ना, हमारे कारक की जो विभक्ति है का, के, की, से, के लिए, इन्हीं का लोप हो जाता है और जब हम विग्रह करते हैं तो वो लग जाती हैं। और उसी के अनुसार में तत्पुरुष समास की क्या चलती हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद चलते हैं। जैसे अगर कर्म की लगी हुई है तो कर्म कारक की, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गया हुआ, तो यहाँ पर को आ गया यानी कौन सा है, कर्म कारक की। तो अगर हम इसका जब समस्त पद बनाते हैं तो इसमें को का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, करण की विभक्ति लग गई है। आगे अपादान कारक, इसके अंदर अपादान कारक की जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो इस तरह से जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इस कारक की विभक्ति जो है उनका लोप हो जाता है, यानी कारक की विभक्ति हैं वो हट जाती हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति इसके अंदर लग जाती हैं। आगे है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास होता है। कि जिस समास में दोनों पद, दो पद हो गए, एक उत्तर पद और एक
पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण सभी को पता है क्या होता है, जिनकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण हो गए, और विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इस समास में क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया जाता है। अथवा उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान होता है उपमेय किसी की तुलना करना और उपमान किसी से तुलना करना। तो ये दो तरह के होते हैं, जैसे नील कमल, नीले रंग का कमल, तो यहाँ कमल की विशेषता कैसी बताई कि वो नीला है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य का हो गया। महाराज, राजा कैसा है, महान है। विद्याधन, विद्यारूपी धन, तो ये तो हो गए आपके दो विशेषण विशेष्य द्वारा। उपमेय उपमान में जब हम तुलना करते हैं, मुख चंद्र यानी चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल, कमल के समान चरण, देह लता, देह रूपी लता। तो इस तरह से ये आपके समास हैं। 3 समास हमने बेटा आज कर लिए, कल बाकी के बचे हुए हम समास करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। Good morning 8th class, this is Anshu, I am your maths teacher. So let's start our today's class. In the previous class we discussed about exercise 6.2, how to multiply the polynomials या how to multiply in an algebraic expression. Now next exercise 6.3, and in which we discuss about how to divide the algebraic expression. So first of all, first question is divide this number by this one. ठीक है, तो first of all क्या होता है, अगर यहाँ पे ऑपरेशंस के साथ ना हो या सिर्फ सिंगल टर्म हो तो हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं उसको किससे, अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिवाइड साइन में फॉर एग्जांपल 17 डिवाइडेड बाय 34, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 अपॉन 34। इसी तरह यहाँ पे इसको डिवाइड करना है इसे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 343 m की पावर 3 m की पावर 3 और अपॉन में -7 और m स्क्वायर इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे m की पावर 2 है, इधर क्या है m की पावर 3, तो हम 2 पावर तो कैंसिल आउट कर सकते हैं और एक यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, तो या तो इसको लिख लो 343 अपॉन -7, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 7 1 7 4 एंड 7 9। ठीक है, 49, तो ये क्या हो गया -49, तो ये आंसर हो गया। इनको करेंगे हम, तो एक रिजल्टेंट आइडेंटिटी याद रखना, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, यहाँ पे a क्या होना चाहिए, सेम, तो ये रिजल्टेंट क्या आता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ m की पावर 2 दिख रही है, यहाँ m की पावर 3, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और इसको 2 टाइम्स, 2 m's कैंसिल आउट एंड 1 विल रिमेन एज इट इज हियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m आ जाएगा और यहाँ पे n सिंगलटन है और यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स, तो n मल्टीप्लाई n और डिवाइडेड बाय n क्या होगा, a कैंसिल आउट और बाकी 2 बच जाएंगे, तो m n स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। ये किस में होगा, सिर्फ जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो, सिंगल टर्म हो। ठीक है, लेकिन इन केस यहाँ पे सिंगल टर्म की जगह 2 टर्म्स 3 टर्म्स ऐसे आ जाए तो हम डिवाइड साइन कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स है, उसको एक सिंगल टर्म से डिवाइड करना। तो इस केस में क्या करेंगे, डिवाइड साइन बनाएंगे और 4xyz कहाँ होगा, आउटसाइड, और ये साइड टर्म क्या हो जाएगी, इनसाइड का डिवाइड साइन, -16xy की पावर 3 z स्क्वायर प्लस 10xy z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ करते हैं 9 को 109 से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, यहाँ 2 नंबर देखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए, एक टोटली डिवाइड हो जाए। हम ये ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम रिमाइंडर वो करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम इसको टोटली डिवाइड करेंगे जो फर्स्ट टर्म है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 30। ठीक है, लेकिन हमें पता है 4 की टेबल में क्या होता है, 30 नहीं आता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, इससे जिससे 30 आ जाए, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाए 30, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ कर दिया x = ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 15/2, मतलब हम 4 को 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 430 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 15/2। न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व हो गई। अब हमें वेरिएबल्स का देखना है। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, x y z, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 y की पावर 2 एंड z। तो z तो यहाँ एज इट इज है, तो z तो हमें लिखा, तो यहाँ पे z लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सिंगलटन 1 से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है क्या, इसका मतलब है यहाँ x है और x की पावर 3 बनानी, x को किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे क्या हो जाए x की पावर 3, तो x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे x की पावर 2। अब y की कंसर्न में देखते हैं, y यहाँ पे सिंगलटन है, y को किससे मल्टीप्लाई, आंसर क्या है हमारे पास, y की पावर 2, किससे मल्टीप्लाई करें, y से, तो यहाँ y भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट है z,
और यहाँ पे भी जेड है, तो जेड को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर जेड आ जाए, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे और आंसर आ गया यहाँ पे y की पावर 2 और z, ठीक है। अब आगे साइन क्या है, ओके ये कंप्लीट भी हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपली इसको माइनस करके कैंसिल आउट कर दिया। अब जो आता है यहाँ नीचे हम उसको लिखेंगे -16 xy की पावर 3 और z² और प्लस 10xy z², ठीक है। अब सेम लाइक जैसे हमने अभी करा था, इसको भी अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगेन इसको भी क्या करना है हमें, पूरा पूरा डिवाइड करना है, मतलब पूरा कैंसिल आउट हो जाए। अब पहले पावर क्या है, -16 है, ना कि +16 है, ठीक है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, -16 आता है -4 से, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल -4 तो न्यूमेरिकल हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स, यहाँ x है और यहाँ भी x है, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करें, x आते 1, ठीक है, तो यहाँ 1 ही रहेगा। नेक्स्ट y यहाँ पे और यहाँ y की पावर 3 है, मतलब y को किससे मल्टीप्लाई करें, y की पावर 3 आ जाए y² से, तो यहाँ y² भी लिख दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ z² और यहाँ सिर्फ z है, तो z को किससे मल्टीप्लाई करें, z² आ जाए z से, तो यहाँ z हो गया और हमारे पास ये आ गया xy की पावर 3 z², ठीक है। अब ये प्लस साइन है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। देखो यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस या प्लस करके लिखते हैं। यहाँ अगर माइनस था तो हमने प्लस साइन कर दिया और अगर प्लस होता तो माइनस साइन कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है 10xy और z², ठीक है। नेक्स्ट सेम करेंगे, लेकिन अब 4 की टेबल में 10 तो आता नहीं, तो हम देखते हैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए आंसर 10, तो x यहाँ लिखते हैं और 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 5/2, तो मतलब 10 को हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हो जाएगा +5/2। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस ही है तो प्लस से ही करेंगे। 10 हो गया। देखो अब x है यहाँ पे और यहाँ पे भी x है, मतलब 1 से होगा। y यहाँ पे है, y भी यहाँ पे है, तो मतलब 1 से होगा। z है लेकिन यहाँ z² है, तो मतलब यहाँ एक और z से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये माइनस और कैंसिल आउट। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, दिस वे। ये जो पूरी टर्म है ये क्या है हमारे पास आंसर, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर जो आया वो है हमारे पास दिस वे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन इज रूट में अब हमारे पास, ठीक है, लेकिन क्या करना है, डिवाइड करने 3 टर्म्स है यहाँ पे और उनको डिवाइड करना है ऐसे, तो सेम वही होगा। डिवाइड साइन फर्स्ट ऑफ ऑल m² n², यहाँ पे √3m की पावर 3 माइनस ट्वाइस √3 m² n प्लस 5 ऑफ √2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल की वैल्यू यहाँ पे बने, ठीक है, किसी क्या कोफिशिएंट ना हो तो हम 1 कर सकते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, √3 से न्यूमेरिकल सोल्व। नाउ वेरिएबल्स में देखते हैं, m² है यहाँ पे और यहाँ m की पावर 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक m से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अब यहाँ पे n² भी है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ n² भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई n की टर्म्स नहीं है, तो हम क्या कर दें, उसको डिवाइड में कर दें, ठीक है। डिवाइड में कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, अब आंसर यही आ जाएगा। देखो इसको हमें क्या करना होता है, √3m अपॉन n², और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से, ठीक है। क्या आ गया आंसर अब हमारे पास, n² से n² कैंसिल आउट और 3m की पावर 3, और यही तो हमें बनाना था, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, न्यूमेरिकल का फर्स्ट ऑफ ऑल वो करते हैं, देन m का यहाँ पर पावर 2 है तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे m की पावर 3 बन जाए, m से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। लाओ n² भी उसके साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पे कोई n की टर्म नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया √3m की पावर 3, ये प्लस में था, इधर आके माइनस और ये कैंसिल आउट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास √3m² इंटू n, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, माइनस में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का आंसर, बिकॉज 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए तो हमारे पास सीधा सीधा -2√3 हो गया। अब वेरिएबल्स में देखते हैं, यहाँ m² है और यहाँ भी m² है, मतलब 1 से ही होगा, क्योंकि m² को किससे मल्टीप्लाई करें, m² आ जाए 1 से। नाउ n² को किससे मल्टीप्लाई करें, n आ जाए, n² को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे n आ जाए, x इधर रहेगा और n इधर, और ये तो एक पावर क्या हो जाएगी, n अपॉन n इंटू n लिख सकते हैं, एक कैंसिल आउट तो क्या आ गया 1 अपॉन n, तो मतलब √2√3 अपॉन में n हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -2√3m² इंटू n हो गया, और ये माइनस था तो प्लस और कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास 5√3, तो 5√3 अब देखो वेरिएबल में सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5√3 आ जाए, प्लस 5√3 से ही मल्टीप्लाई करें। लेकिन जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा कि आगे साथ में m² और n² भी आ गए, लेकिन यहाँ पे वो टर्म है नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, उनको सिंपली डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 5√3
और ये माइनस इधर आके और ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, दिस वन। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड साइन के लिए न्यूमेरिक, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाए, हमें यहाँ √3 से करना होगा। उसके बाद वेरिएबल्स के लिए देखते हैं, यहाँ वेरिएबल है m², लेकिन यहाँ कितना है m⁴। ठीक है, तो हम m² किससे मल्टीप्लाई करें, एक m से, तो यहाँ m लिख दिया। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करा तो n² भी उसके साथ साथ आ रहा है और यहाँ पे n² की टर्म हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम उसको डिवाइड में लिख देंगे, कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट टर्म हमने वो करी, यहाँ -2√3 था, अब न्यूमेरिकल यहाँ 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए तो ये टर्म होगी, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो है m² है और यहाँ पे भी m², तो मतलब 1 से ही होगा n², लेकिन यहाँ पे n है तो हम क्या करें उसको डिवाइड कर देते हैं n से, जिससे क्या हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट सेम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब न्यूमेरल है, उसमें वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा 1 को तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास m² भी आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे हम यहाँ डिवाइड में लिख देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास यहाँ भी 2 टर्म्स और यहाँ भी 2 टर्म्स है। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड साइन ही करना है, m-2 और m² -8, वहाँ पे सिंगल टर्म होती थी तो हम क्या करते थे उसी अकॉर्डिंगली वो करते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये m है और इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म को ही वो करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m को किससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाए आंसर हमारे पास m², तो m को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा m² आ जाएगा। लेकिन अब ये जो m है ये हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, क्या होगा -2m, लेकिन यहाँ पे m की टर्म नहीं है तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे, इसके नीचे में लिखेंगे, -2m आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये माइनस साइन हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे। ठीक है, क्या आ गया आंसर, ट्वाइस ऑफ m, और ये जो है ये एज इट इज होगा, इसका साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अगेन m की टर्म्स है यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल m है। ठीक है, तो m को न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आए 2, तो प्लस में ही होगा, +2 करा, हमारे पास क्या आंसर आया, ट्वाइस ऑफ m। और उसके बाद 2 को हम -2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -4। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -8 और +4 कितना आएगा, -4। अब इसके बाद यहाँ पे कोई m की टर्म नहीं है, तो मतलब हम यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिंपली क्या आ जाएगा, अब हमारे पास -4 क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया, डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आया m+2। तो यहाँ क्या करना होता है, जब 2 टर्म्स होती है तो ये जो नंबर जहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए, वो क्या होगा, सेकेंड नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है m में आया, ये हमारे पास वेरी सिंपली कांस्टेंट था, तो इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा है, ये प्लस साइन होगी यहाँ आ गया। अब m यहाँ पे भी और m यहाँ पे भी, जब तक m की टर्म कैंसिल आउट नहीं होती तब तक हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज जहाँ है जैसे न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे, तो अब हम इसको आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ m की टर्म्स नहीं है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we have read our 24th chapter of unit 3, name what is disaster management. In this chapter we read about disaster, natural disaster, man-made disaster and effects of a disaster. टुडे वी कंटिन्यू आवर क्लास विद मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स, कि हम डिजास्टर्स का प्रबंधन, आपदा का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। इवन दो डिजास्टर occur विदाउट एनी वार्निंग, देयर आर स्टेप दैट कैन बी टेकन अप टू लेसन द इम्पैक्ट। कि जो डिजास्टर होता है, जो आपदा होती है, वो बिना वार्निंग के आती है। ठीक है, कोई बता के थोड़ी आएगी, कि आंधी आती है तो बता के थोड़ी आती है, या सुनामी आती है तो बता के थोड़ी आती है, भूकंप आता है तो बता के थोड़ी आता है। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको अपना के हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। और मतलब कि वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ ऑलवेज, कि एक ऐसा स्टेप जिसको अपना के हम हमेशा प्रिपेयर रह सकते हैं किसी भी तरीके की आपदा से बचने के लिए। द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज,
कि रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए एक संगठन है और ये रिसोर्सेज का प्रबंधन करती है कि मान लो बाढ़ आ रही है तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम कैसे बाढ़ की जो आपदा है उससे बच सकते हैं, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डीलिंग विद ऑल humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster। और हमारी जिम्मेवारियां होती हैं इन सबसे डील करने की, एक मानव होने के नाते इन आपदाओं से जो डील करने की हमारी जिम्मेवारियां होती हैं इन इमरजेंसीज में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे स्टेप्स को अपना के कि अपने आप बचाव करके रिकवरी करने का, हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं। मान लो बाढ़ आ गई, लोगों के घर बह गए, तो हम उनके तक खाना कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा कैसे सकते हैं। तो इस इम्पैक्ट से भी हम मतलब कि इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे पास ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ हैं ये कुछ प्रबंध करती हैं। ये देखिए स्कूल के बच्चों को डिजास्टर प्रीपार्डनेस सिखाया जा रहा है, मतलब कि जो आपदा है, जो अब आपदा आती है तो उससे उस टाइम हम कैसे क्या करें, ठीक है, तो वो सब कुछ सिखाया जा रहा है। वी विल नाउ रीड अबाउट सर्टेन स्टेप्स विच विल हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट, दे आर लिस्टन बिलो। कि यहाँ अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको उठा के या जिनको अपना के हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन में वो हमारी मदद करेंगे, वो नीचे लिस्ट में दिए गए हैं। सेटिंग अप ए स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, की आपदा प्रबंधन के लिए हमें एक विशेष जो डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ फंड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और हमें जो ऐसा एक फंड बनाना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा कोई भी आईडी या कोई भी आप ऐसी स्कीम बना सकते हैं जिसके अंदर लोग आपदा प्रबंधन से बचने के लिए या इस आपदा से बचने के लिए वहाँ पे फंड इकट्ठा कर सकें, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री योजना है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री को हमने बहुत सारा, जो हम जितनी भी हेल्प कर सकते थे हमने हेल्प की थी ना, तो ऐसे ही कोई भी स्कीम हम बना सकते हैं। थर्ड, डेवलपिंग एडवांस्ड वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इन डिजास्टर प्रोन, और जहाँ पे आपदा बहुत ही ज़्यादा आती है वहाँ पे उन एरिया को मतलब कि ऐसा बनाएं कि वहाँ पे कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए ताकि हमें पता लग सके और हम फिर उन स्थानों तक ये बता सकें कि अभी ये आपदा आने वाली है। जैसे कि आजकल हमारी कंट्री ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया है जिससे हमें पहले ही पता लग जाता है जब सुनामी या साइक्लोन आने वाले होते हैं, तो हम वहाँ से अपने जो आसपास कोस्टल एरियाज पे जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से बचा लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस विच विल कोऑर्डिनेट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क, कि हमें ऐसे संगठन बनाने चाहिए जो कोऑर्डिनेट करें इनसे मुक्ति पाने के लिए और इन उस टाइम पे हमारी जो सहायता कर सकें, ठीक है। जैसे बाढ़ में लोग फंस जाते हैं, भूकंप आया तो मकान ढह जाते हैं, तो उनके नीचे जो लोग मलबे में दबे हुए रहते हैं उनको निकालने के लिए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, बाद में जैसे बाढ़ आ गई तो वहाँ पे जो लोग फंस गए या जो भी पशु या जो भी कोई सामान है उनका वो वहाँ पे फंसे हुए हैं तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, तो ऐसे हमें कुछ संगठन बनाने चाहिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस थ्रू आउट वेरियस प्रोग्राम्स, और बहुत से प्रोग्राम चला के हमें जो पब्लिक है उसको भी अवेयर करना चाहिए कि अगर डिजास्टर आता भी है तो हमें कैसे उनसे बचाव, मतलब कि जब अगर आ गया तो उनसे हम कैसे फिर निजात पा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वेरी वेल। रीड दिस चैप्टर मिनिमम 2 टाइम्स, ठीक है, कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। नाउ वी डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज
natural disaster? Answer is a disaster is defined as an accident or a natural catastrophe which can cause great loss of life and destruction of property is called natural disaster. ओके स्टूडेंट्स, बेटा आप यहाँ से कर सकते हो. आप लोगों को इतना तो आना ही चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन आंसर बुक में फाइंड आउट कर सको. ठीक है, इतनी स्किल तो आपके अंदर होनी ही चाहिए. ये मैं आपको नोटबुक में भी करा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको नोटबुक में नहीं कराएंगे हम. आपको ये नोटबुक में ही करनी है क्योंकि ये आगे चैप्टर हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर. कि नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर के आप हमें एग्जाम्पल देने हैं. तो आप अपने पेज पे आइए, फर्स्ट पेज पे. तो नेचुरल डिजास्टर के क्या एग्जाम्पल हैं? अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड. आपको कैसे लिखना है? नेचुरल डिजास्टर लिखना है, उसके आगे डैश लगाना है और फिर आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड मैन मेड डिजास्टर लिखना है. और मैन मेड डिजास्टर में आप क्या लिखोगे? प्लेन क्रैशेस, बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. ठीक है, आप ये लिख सकते हो वहाँ पे. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेड क्रॉस. कि रेड क्रॉस क्या है? तो क्या है रेड क्रॉस? द रेड क्रॉस, अब आप यहाँ से ना ये जो रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ हैं आप इसको कट कर देना. द रेड क्रॉस डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डीलिंग विद ऑल humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of the disaster. ये रेड क्रॉस सोसाइटी का, ठीक है, आंसर है आपका. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक. कि अर्थक्वेक ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो यहाँ पे आना है आपका हिमालय, HIMALAYAN. Himalayan of India is more prone to earthquake. ठीक है, which part of India is prone to flood? Towns, TOWNS, towns on the bank of the river. ये आपका आंसर है. उसके बाद है विच पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू सुनामी. तो क्या है आंसर? कोस्टल, COSTAL, कोस्टल एरियाज. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand all these questions very well. If you have any query, you contact to me. Thank you. Have a nice day. Good morning, my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the chapter 13 content. The name of the chapter 13 is sound. Student, I have told you, or I have already introduced to you all to this chapter, and we have done few contents of this chapter. Now in this video we will do the speed of sound and how the sound produced through our ears, and how the sound produced by human beings also, means how they are able to hear the sound. In this video we will discuss the three parts of our ear, that are inner ear, middle ear, outer ear. So let's start the content. This is the speed of the sound. Student, how the sound travel and what is its speed? Sound waves travel at different speed in different substance. The speed of the sound depends on the various factors such as temperature, nature, physical state of medium. The speed of sound is the maximum in solid, less in liquid and least in gases. Students, see that speed of the sound depends upon the different substance, because different substance have the capability to
produce different kind of sound. So the sound depends upon the various factor. There are few factors. That the first one is temperature, because temperature also decided the sound, how it produce, and what would be the speed or amount, and the nature of the medium, or you can say that the nature of the substance, physical state, and what is its physical state, that it means they are in liquid form, they are in solid, or they are in gaseous state. So the speed of sound is maximum in solid. Students, see, the speed of sound is maximum in solid, and in comparison to solid there is less in liquid, and in comparison to both there is less in gases, because the molecules are the speed is due to less in that, because solids molecule are compressed, उसमें जो molecules होते हैं बहुत ही tightly bind होते हैं, and in comparison to liquid इसके molecules जो solid के molecules होते हैं वो tightly bind होते हैं, but the liquids molecules are freely move, मतलब इतने भी freely move नहीं कर रहे होते हैं, but a little bit थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, मतलब ज्यादा टाइटली क्लोज पैक नहीं होते, बट इन गैसेस दे आर मूव फ्रीली, वो एकदम से फ्रीली एक यहाँ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स उसके होते हैं. सो दिस इज द रीजन कि साउंड की स्पीड भी उन पर डिपेंड करती है. सो सी हियर, दिस इज अ टेबल दैट डिफरेंट सब्सटेंस, व्हाट आर द सब्सटेंस, व्हाट आर द मीडियम, एंड व्हाट वुड बी द स्पीड. ये स्पीड मेजरमेंट की हुई है. सो दे हैव प्रिपेयर्ड टेबल. नाउ सी द स्टूडेंट, when sound travel in air, its speed would be 346 meter per second. Okay, I am talking meter per second. Meter is the smallest unit and second is also the smallest unit. So here is the meter per second. The next is water, 1480, 1480. Mercury 1452. Steel 592, 920. Iron 5000. Glass 5000. Aluminium 5000. And diamond, the speed of sound in diamond is 12,000. Okay, so student, these all are the speed of the sound. Now see, here is a fact. I want to tell you that whale and dolphin use sound to communicate even when they are hundreds of kilometers. Student, जो fishes होती हैं उसमें like whales and dolphins, वो भी क्या करती हैं, एक दूसरे से communicate करने के लिए साउंड का यूज करते हैं, वेदर दे आर 100 किलोमीटर, चाहे वो 100 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से. और यू नो जो साउंड होता है वाटर में वो बहुत ही मतलब काफी दूर तक ट्रैवल आप कह सकते हो, स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत दूर तक कम्युनिकेट करने में इजी होता है. नेक्स्ट वन इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के थ्रू साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. देखिए उसमें ह्यूमंस में क्या होता है स्टूडेंट, एक उनकी वॉइस बॉक्स होता है दैट वी कॉल द लैरिंग्स. ये यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द वॉइस वोकल कार्ड. ये इनसाइड व्यू है लैरिंग्स का, तो ये जो पोर्शन होता है ये लैरिंग्स है. ओके स्टूडेंट, ये वोकल कार्ड है इसका, ये इसकी कार्टिलेजेस मसल्स हैं. जो कार्टिलेजेस होती हैं स्टूडेंट वो फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं. एंड दिस इज द ग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो होती है ये है. ओके, तो इसकी वजह से जब वो ये फ्लिप करती है, मूव करती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है. सी द वॉइस बॉक्स इज एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. जो वॉइस बॉक्स होता है वो अपर एंड पर होता है, मीन्स जो हमारी विंड पाइप होती है माउथ से निकलते हुए यहाँ पर ही वो सिचुएटेड होता है. जैसे विंड पाइप फूड पाइप है तो यहाँ पर ही होता है. ओके, 2 वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच अराउंड द वॉइस बॉक्स. इसमें 2 वोकल कार्ड होती हैं इस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम. इसमें से एक छोटी सी नैरो स्लिट, मतलब कह सकते हैं एक गैप होता है जिसमें से एयर पास हो सकती है थ्रू दिस स्लिट. क्योंकि क्या होता है जब उसमें से, आपको पता है कि साउंड प्रोड्यूस कब होती है, जब उसको एयर एज अ मीडियम मिलता है. ओके, आप वाइब्रेशन के लिए कुछ नीड होती है, तो सो वहां पर जब एयर के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं सो द साउंड प्रोड्यूस होती है. सिस्टर, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. वॉइस बॉक्स जो होता है अपर एंड पर होता है विंड पाइप के. विंड पाइप में उसमें 2 वोकल कार्ड्स होते हैं. ठीक है, वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कार्ड्स होते हैं और उसमें एक नैरो गैप होता है, स्लिट. ये हो गया आपका वोकल कॉर्ड. ओके, 2 वोकल कार्ड्स होते हैं, 1 और 2, और यहीं पर ये नैरो स्लिट आपको जो दिखाई दे रहा है गैप से, ये नैरो स्लिट बनी होती है. इसमें से जब एयर पास होती है
सो साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड आउट, जब लंग्स से एयर बाहर आती है थ्रू द स्लिट द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट, तो ये वोकल कार्ड्स जो होते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ वी हियर द साउंड। अब हम साउंड किस तरीके से सुनते हैं, तो यू नो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू नो फ्रॉम योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि आपको जो साउंड होती है वो आपके ईयर्स से सुनाई देती है। ईयर जो होता है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स होता है, रिसीवर होता है, साउंड को रिसीव करने वाला होता है। 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। सो वी आर टॉकिंग फर्स्टली अबाउट द आउटर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिना एंड द ईयर ट्यूब। आउटर ईयर मीन्स पिना और ईयर ट्यूब होती हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल, और इसकी शेप जो होती है एक फनल की तरह, कीप की तरह होती है। आप देख सकते हो, आप उसमें इस तरीके से होल होता है एंड आफ्टर दैट ये लॉन्ग ट्यूब्स इस तरीके से बनी हुई होती है। व्हेन साउंड एंटर्स द ईयर, जब हमारे कानों में आवाज पहुंचती है वो एक कैनल के थ्रू, ये जो मैंने अभी आपको बताया कैनल के थ्रू, तो कैनल के थ्रू पास होती हुई हमारे एंड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यू नो एक मेम्ब्रेन होता है व्हाइट कलर का, हमारे उस कैनल के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से लगा होता है, जिसे हम ईयर ड्रम कह सकते हैं। ओके, तो उसमें उसका ईयर ड्रम का एक बहुत ही मेन फंक्शन होता है, वो पूरी उस कैनल को कवर अप करके रखता है। जब तक वो साउंड जाकर उसको स्टिक नहीं करती, हिट नहीं करती है, तब तक फिर उसमें से साउंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द, ये यहाँ तक ईयर ड्रम तक का जो पोर्शन होता है हमारा, दैट वी कॉल द आउटर ईयर। नाउ द मिडल ईयर की टर्म आती है, एंड मिडल ईयर जो होता है वो ईयर ड्रम के बाद से एंड वहां तक होता है जहाँ पे 3 डेलिकेट बोन्स लॉक्ड होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 डेलिकेट बोन्स हैं। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा डायग्राम आपको दिया हुआ है। सी स्टूडेंट, सो क्या होता है कि जो हमारी ईयर ड्रम होते हैं 3 डेलिकेट इंटरलॉक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दैट इज द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। स्टिरअप आप देख सकते हो, ये देखो आपके तीनों बॉन्ड्स हैं, यहाँ तक तो ईयर ड्रम है, ये वाइट वाइट पोर्शन आप ये इवन आप देख सकते हो अगर आप, लेकिन बेटा डोंट ट्राई टू सी your ears very deeply because it can harm your ears, so don't dare to try it at home. Okay, just see it in your this textbook. तो आपको क्या करना है, आप ये ईयर पोर्शन यहाँ तक कैनल तक देख सकते हो, एंड ये ईयर ड्रम होता है। एंड ईयर ड्रम जो होता है स्टूडेंट, दिट ईयर ड्रम गेट कनेक्टेड विथ 3 बोन्स। ये इंटर लॉक बोन होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एंड ये यहाँ से जाके कनेक्टेड होती हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो बोन्स होती हैं इन सच ए वे कि ये इस तरीके से रखी हुई होती है, दैट दे मूव व्हेन ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब ये वाइब्रेट होता है तो ये इस तरीके से मूव होती हैं कि साउंड को जो वाइब्रेशन होती है वो यहाँ तक, तीनों इंटरलॉक्ड होती हैं तो आपस में तीनों अटैच होती हैं, तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हुए इन तीनों बॉन्ड तक वाइब्रेशन पहुंचती हैं। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ योर मिडल ईयर। आपका मिडल ईयर यहाँ तक ही वर्क है। ओके, नाउ द वर्क फंक्शन स्टार्ट फॉर द इनर ईयर। ओके, नाउ द इनर ईयर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, सी इनर ईयर हैज अ कॉइल्ड ट्यूब। देखिए स्टूडेंट, ये कॉइल्ड ट्यूब है जिसे हम कॉचलिया बोलते हैं। ये यहाँ तक आने के बाद ये इस तरीके से ट्रांसफर, इसमें आने के बाद ये वाइब्रेशन यहाँ कॉइल्ड ट्यूब में ट्रांसफर होती है। द इनर एयर इज फिल्ड विद लिक्विड, और इसमें एक लिक्विड फिल होता है, मतलब एक फ्लूइड फिल हुआ होता है, भरा हुआ होता है। टाइनी हेयर्स इन दिस लिक्विड फिल्ड टू पिक अप वाइब्रेशन। तो इसके अंदर जब वाइब्रेशन होती है, बिकॉज लिक्विड से भरा होता है, तो लिक्विड जब वो वाइब्रेट करता है तो इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, वो भी मूवमेंट कैच कर लेते हैं, वाइब्रेशन को पिकअप कर लेते हैं, एंड देन ये सिग्नल सेंड करते हैं टू द ब्रेन। ब्रेन तक किसके थ्रू, ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू। सी स्टूडेंट, यहाँ के बाद ये मिडल, ये आपकी तीनों बॉन्ड से अटैच होकर के फिर ये यहाँ कॉचलिया तक आता है, एंड उसके बाद ये क्या करता है, ऑडिटरी ट्यूब, जो कि हमारे ऑडिटरी नर्व्स रिलेटेड होते हैं ब्रेन तक, वहाँ तक मैसेज पहुँचाता है, ब्रेन के पास मैसेज आता है, देन वो उसको ये चीज़ नॉलेज में आती है कि हाँ मुझे साउंड कुछ सुनाई दे रहा है, सेंसेस फील होती हैं, फिर वो मैसेज सेंड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स के जितने भी नर्व्स होते हैं उनको कि हाँ वी हैव हियर समथिंग। ओके, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ योर इनर, आउटर एंड मिडल एयर। नाउ डेलिकेट ऑर्गन होता है स्टूडेंट, एंड प्रॉपर केयर करनी चाहिए हेल्दी रखने के लिए। सो दीज आर द थिंग दैट यू हैव नेवर डू।
नेवर हिट, आपको कभी भी अपने ईयर्स को हिट नहीं करना है, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं डालना है, एंड किसी भी पर्सन की ईयर्स में लाउडली नहीं बोलना है, बिकॉज इट कैन हार्म योर ईयर ड्रम, और आपकी ईयर ड्रम में हार्म हो जाएगा तो आपको कोई भी साउंड ऑडिबल नहीं होगी। So student, we have done our book content. Now these are the long question that you have to do in your fair notebook. This is the question number 3rd. In this you have to mention the effect of the noise pollution, and this is the long question 4th. In this you have to mention the various type of musical instrument. Wind, reed instrument. Here is the example. This is the ring instrument, and now this is about the percussion instrument. So student, that's all for today. Hello student, in this video I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 23, class is 8th and subject is GK. Chapter name is International Organization. Previous video में I discuss with you chapter number 22. Start chapter number 23. First one is, it is the international financing institute set up primarily with the objective of helping and the underdeveloped countries in their development plans. Its headquarters is at Manila. Student, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर डेवलप्ड मीन्स जो कंट्री पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, मीन्स विकासशील है, उन कंट्री की हेल्प के लिए ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो नियरली 60% कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूट ऑफ इट्स रीजनल मेंबर एंड द रेस्ट बाय द यूएसए, जिसमें जो फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा था, जिसका कंट्रीब्यूशन था इस बैंक में, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से था ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, और जिसमें 60% जो मनी है वो कहाँ से कंट्रीब्यूशन होता था, इसकी कैपिटल से और बाकी का यूएसए से। इससे किसको हेल्प मिली थी, यूएसए, यूके और इटली से कंट्रीब्यूट होता है। इससे किसको हेल्प मिलती है, जो अंडर डेवलपमेंट जो में कंट्री हैं उनको अपने फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन 1985 बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान एंड मालदीव्स. रिसेंटली अफगानिस्तान इज इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 में जो है फॉर्म हुआ था, मीन्स बना था, और इसमें लीडर कौन कौन थे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, और रिसेंटली इसमें कौन ऐड हुआ है, अफगानिस्तान, एज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया. जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनको मीन्स एक तरह से प्रमोट करना, मीन्स उनका लेवल इंक्रीज करना वेलफेयर का, टू escalate economic growth of the regions and to promote the collective self-reliance. इसके मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ गिवन है, और आंसर इज SAARC, सार्क. ओके, नेक्स्ट वन इज, इट वाज सेट अप इन 1989. आई हैज 21. इसमें बताया गया है कि ये 1989 में जो सेटअप हुआ था, इसमें कितने मेंबर से, 21. यहाँ पे सभी के नेम गिवन है, ऑस्ट्रेलिया, बर्नी, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए, पेरू, रशिया एंड वियतनाम. इट्स हेडक्वार्टर एट वीना. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि कब इसको सेटअप किया गया था और कितने इसमें मेंबर्स थे और कौन कौन से कंट्री थी. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वीना में. तो आंसर इज APEC. आपको नेट से इनकी फुल फॉर्म देख के और फिर राइट भी करना है, दैट इज योर असाइनमेंट वर्क. It is free association of 54
sovereign independent state, most of members have parliamentary from the government. The member meet once in 2 years. इस ऑर्गेनाइजेशन में 54 जो है स्टेट इंक्लूडेड थे और इसमें जो मेंबर्स है वो 2 years में 1 मीटिंग रखते हैं जिसमें सारे जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. एक्सचेंज ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड अदर मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. तो इस जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या नेम है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. ओके. नेक्स्ट वन इज दिस इज ए मूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंजप्शन. प्रिंजप्शन होती है धारणा, मीन्स एज्यूम करना किसी चीज को, एजम्पशन है ये. दैट एक्सिस्टेंस ऑफ द पावर ब्लॉक इज नॉट conducive to world peace, therefore its members have not joined any power. At present it has 115 members. 115 members है इसमें. और इसमें क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग थे उनकी ये धारणा थी कि जो एक्सिस्टेंट ऑफ पावर मीन्स जो पावर होती है उससे ही वर्ल्ड में शांति नहीं, पावर के बल पे ना होके एकजुट होकर यूनिटी में होकर वर्क करने से ही जो वर्ल्ड है उसमें बेटर ग्रोथ हो सकती है, वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उसमें. तो इसमें 115 मेंबर्स है. इसका नेम है NAM. तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी राइट करनी है नेट से और NATO की भी नेक्स्ट क्वेश्चन में. दैट इज योर असाइनमेंट वर्क. इट इज ए फैक्ट विच वाज साइन ऑन अप्रैल 14, 1949. मीन्स ये कब साइन हुआ था? 49 में. इट्स प्रेजेंट 19 मेंबर्स. इसमें जो मेंबर कंट्री है वो यहाँ गिवन है. USA, UK, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्पेन, हांगकांग, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड रशिया. अकॉर्डिंग टू इट इसकी क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे? अटैक ऑन एनीवन ऑफ द सिग्नेचरीज will be treated as attack on all. मीन्स इनमें से अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो सबको एकजुट होकर उसकी हेल्प करने, मीन्स ये सोचना है कि सभी पे अटैक हुआ है. सिग्नेचरीज प्लीज टू सॉल्व ऑल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन विच दे मे बी इन्वॉल्व इनटू ए बाय पीसफुल मीन्स. मीन्स इनका ये था कि अगर ये प्लेस का मतलब मीन्स एक तरह से एक शपथ लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपस में शांति बनाए रखने के लिए सबको एक दूसरे के साथ एक तरह से सहयोग करना है ग्रोथ के लिए. तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या नेम था? NATO, नाटो. सो स्टूडेंट, that is your assignment work. Write the full form of SAARC, APEC and NAM and NATO. Okay, you have to learn the last. Did you know Sea Law Treaty was signed by 199 countries including India at मोन्टेगो ऑन December 10, 1982. सो स्टूडेंट, आपको हर चैप्टर के नीचे जो डिड यू नो गिवन है, एक तरह से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो लर्न करने हैं एग्जाम के लिए. ओके. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, as we were doing the revision part of the previous chapters, so today in the previous video I just explained you the chapter now peddler man. तो अब जो है आज मैं इसका एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. पहला देखिए, विद ए हॉर्स टू डैश लाइक द पेडलर मैन. तो यहाँ पे राइड है, ड्राइव है और रन है.
तो राइड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ड्राइव आएगा। तो ये क्या है, हॉर्स टू, किसके, हॉर्स को किस लिए रखा गया, ड्राइव के लिए, पैडलर मैन के लिए। तो इसका ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 देखिए, एंड ए चिमनी ऑफ 10 आयरन 10 एंड कॉपर। तो यहाँ पे टिन है तो टिन आएगा, दैट द स्मोक कम्स थ्रू, जिससे कि धुआं बाहर निकलती है। नंबर 3 देखिए, द रोड्स आर ब्राउन एंड द सी इज ब्लू ब्लैक ग्रीन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन, सी इज ग्रीन आएगा। अब इसका देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि आपको इस पोएम के अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, द पेडलर मैन रोम्स इन अ हाउस ड्राइवन कारवां। यानी कि जो है एक पेडलर मैन जो है वो घूमता है एक घर बनाए हुए, जिसमें घर के सामान बना हुआ एक कारवां होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नोबडी नोज वेयर द पेडलर मैन गोज। कोई भी नहीं जानता कि पेडलर मैन कहाँ जाता है, ये भी सही है, स्टेटमेंट ट्रू आएगा आपका। नंबर 3 देखिए, द कारवा हैज अ चिमनी फॉर द स्मोक टू कम आउट। कारवा में एक चिमनी होती है जिससे कि धुआं बाहर जा सके, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नंबर 4 देखिए, द पैडलर मैन यूज अ बिग बेल टू मेक पीपल अवेयर। और जो है पैडलर मैन एक घंटी बजाता है ताकि लोगों को पता चले कि वो आया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। अब नंबर 5 देखिए, द पैडलर मैन नेवर फॉलोज एनी फिक्स्ड पाथ। और पैडलर मैन जो है कभी भी जो है एक ही पाथ को बार बार फॉलो नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है ट्रू है। सो स्टूडेंट, सही पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू, वी विल जस्ट स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ सी, अब यहाँ पे है एंटोनिम्स आपको लिखना है। ये 5 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। नोबडी का क्या बनेगा, यानी कि कोई नहीं, तो एवरीबडी, हर एक, इसका ये हो जाएगा। मेन का मतलब होता है बनाना, तो इसका होता है इसको बनाना, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और लाइक का हो जाएगा अनलाइक। लाइक माने चाहना, अनलाइक माने कि नहीं चाहना। इन ऑर्डर यानी कि किसी चीज़ को किसी ऑर्डर से, यानी कि लाइन से या सही तरीके से रखा जाए, तो उसका अपोजिट आपका एंटोनिम्स बन जाएगा डिसऑर्डर। और रोम का हो जाए, रोम का मतलब होता है इधर उधर जाना, और स्टे का मतलब एक जगह स्थित रहना। तो ये आपके हो गए एंटोनिम्स। अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड राइट दैम इन कॉलम बी। यानी कि आपको क्या करना है, ये कॉलम ए है आपका, ये कॉलम बी है, तो यहाँ पे आपके राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको जो है पोएम से मिलते जुलते राइमिंग वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो ब्राउन का क्या हो गया, टाउन। सेल का बेल। ऑर्डर का हो गया बॉर्डर। राइड का हो गया साइड। और रोम का हो गया होम। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में सी पार्ट में देखिए कि आपको करना क्या है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं 5, ड्राइव, चिमनी, मैन, बास्केट एंड स्प्लैश, तो ये आपको जो है इनका सेंटेंसेस बनाना है। अब पहला देखिए ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। तो यहाँ पे मैंने आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड इजीस्ट वे में लिखा हुआ है, आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूँ। अब ये है चिमनी। चिमनी क्या होती है, जिससे धुआं निकलती है और जो मोस्टली जो है घरों में या फैक्ट्रीज में होती है। तो यहाँ पे क्या है, स्मोक कम आउट फ्रॉम चिमनी, धुआं जो है चिमनी से बाहर आती है। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब नंबर सेकंड देखिए, मेन। मेन का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना और बनाना। तो अब देखिए रिपेयर, कैन यू मेंड योर हैंड राइटिंग, क्या आप अपनी हैंड राइटिंग को बना सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं कि दोबारा से मतलब अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बास्केट। बास्केट होती है टोकरी, जिसमें आप जो है कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसका आपका जो है सेंटेंस बना के दिया है, बास्केट इज यूज टू कीप फ्रूट्स इन, यानी कि बास्केट को हम जो है फलों को रखने में यूज करते हैं। अब फ्लैश देखिए, फ्लैश का ये स्प्लैश का क्या है कि छींटे मारना। तो ये हम यहाँ पे एक शॉर्ट सा इसका है एक सेंटेंस यूज करते हैं, शॉपकीपर स्प्लैश वाटर इन वेजिटेबल्स, यानी कि शॉपकीपर क्या करता है, वाटर का पानी का छिड़काव करता है अपनी वेजिटेबल्स पे, ताकि उसकी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश दिख सकें। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल जस्ट discuss with you with the question answer of this chapter and the revision of the another question also. So आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगेन जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ, रिक्वेस्ट करती आई हूँ, द सेम यू हैव टू डू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। For 8th class students, as you know, we completed with the as soon as possible we completed with this chapter. Now last topic is remaining, participles. Now let's start with the topic participles. Now let's start with the next topic, that is the grenade, third kind of non-finite verbs. You can see here the grenade plus how we are going to identify it. This is the formula, verb plus ing form is known as the grenade. So students, you can see here we have some verbs. You can see here we are using these verbs by putting ing. इनके पीछे अगर हम ing पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, grenade forms. So on the basis of this we are having a book exercise also. So let's start with the book exercise. You can see the examples first. I have given up eating fast food. Do you mind getting a couple of bubbles from your market? Megha enjoyed walking on the moors in Scotland. Like this we are having a book exercise also. You can see here exercise is complete these sentences with the ing form of the verbs given in the box. हमारे पास बॉक्स में verbs given है और इनके साथ हमें ing पुट करके ग्रेन्यूड बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें बुक की एक्सरसाइज फिल करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. शी इज़ shy and reclusive. She dislikes engaging in social events like festivals and get-togethers. So by putting in engage ing we will make it grenade verb. हम इसको grenade verb बना देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को ऐसे ही फिल करेंगे. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस we will put the verbs by putting ing. So next sentence is I will read out the letter to you as soon as I have finished writing it. Writing it. Despite repeated failures, Suhani kept on trying and finally succeeded in realizing her dream. It was a very gloomy day, therefore I suggested cooking a cherry pie for afternoon tea. Akash is an engaging conversationalist. I always enjoy talking to him. After I moved to Delhi from Goa, I missed living near the beach. Like this we completed with this book exercise. As you can see here the answers, what I have done. So next topic is verb plus preposition plus ing form. Students, please complete this book exercise in your fair notebook. Next topic is verb के साथ आप पहले preposition fill करेंगे, उसके बाद ing put करेंगे. How you are going to do this? See the example here.
थैंक यू, यू ought to apologize to मृणाली फॉर बिहेविंग सो रूडली। इसमें क्या है, पहले apologize, दिस इज़ द वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ ing पुट किया है। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू द सेकेंड एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ing फॉर्म। आप वर्ब्स के साथ क्या पुट करेंगे, ing। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज। As you see on the next page, page number 90, the book exercise is on the basis of complete these sentences with a suitable preposition plus ing form of the given verbs given in the box. Again आपको verbs की forms दी हुई हैं, आपको इस verbs given है box में, आपको इनको यूज़ करके ing पुट करके इनके साथ और क्या करना है, इनको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। आई हैव डन बट आई विल स्पीक आउट फॉर यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर विजिटिंग द मोनेस्ट्रीज इन गैंगटॉक। गोपाल इंस्टेटेड टू टेलिंग अस ऑल अबाउट हिज टीम्स विक्ट्री। इट मीन्स हमने इसके साथ फॉर यूज़ किया है, टू यूज़ किया है, दिस इज़ द प्रीपोजिशन। ये हमारे साथ प्रीपोजिशंस हैं और प्रीपोजिशंस के साथ हमने वर्ब्स के साथ क्या पुट किया है, ing। जैसे यहाँ पे विजिट था, उसके साथ हमने क्या लगाया, ing। सो फॉर विजिटिंग ये हमारा बन गया प्रीपोजिशंस प्लस वर्ब प्लस ing। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर यू, कैन सी हेयर। I would like to thank you for giving promptly to my mail. For replying, given की प्लेस पे क्या जाएगा, for replying. So students, like this you can see कि कहाँ पे according to the sentence you can fill this book exercise in your notebook. Next topic is related to you is be और गेट यूज्ड टू। आपको बी या यूज्ड टू प्लस ing फॉर्म, आपको क्या करना है, यूज्ड टू फिल करना है और उसके साथ वर्ब के साथ ing फिल करेंगे सेंटेंसेस में। बहुत इजी है, सिर्फ यूज्ड टू लगाना है सेंटेंस में, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्लस ing। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, आई डू इट एवरी डे। इसमें सिर्फ क्या किया है आपने, यूज टू पुट किया है और जो हमारे वर्ब है उसके साथ ing पुट किया है। सो ऐसे ही हम इस बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद यूज टू प्लस ing फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। देखो बॉक्स में ये वर्ब्स गिवन है, इनके साथ क्या करना है, आपको यूज टू लगाना है और वर्ब के साथ ing। फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम टेरेबली नर्वस, आई एम नॉट यूज्ड टू speaking to a large audience. I will have an orange juice, please. I am not used to drinking coffee. We are not used to eating that brand of cheese, but we will try. Neha can take care of herself. She is used to working alone. I feel very groggy today. I am used to leaving to bed early and last night I had worked till late hours to complete my project work. तो इसमें क्या जाएगा, used to living. Once you get used to going according to the sentence you are going to fill this book exercise. Now remaining sentences you have to do it on your own. So next point, last exercise is आपको rewrite these sentences using the ing form or infinite with or without to. इसमें आपको सारी टॉपिक्स का मिक्स क्वेश्चन दिया गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, जो वर्ब्स आपको गिवन है उनके साथ ing लगाना है
और जो सेकंड वर्ब गिवन है उसके साथ आपको टू या विदाउट टू आईएनजी पुट करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग। इसमें मैंने टू पुट नहीं किया क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। गोइंग टू द फार्मर्स मार्केट, बाय के साथ हम टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ नेसेसरी है। मार्केट टू बाइंग सम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो डन। Akbar's friend suggested to discussing the problem with Akbar's parents before taking any decision. He even asked his parents to expressing ing put करके their opinion on this matter. So like this you have to complete this book exercise also. Now students, we complete with this chapter non-finite verbs. Now in the next video we are going to start with the another chapter. Thank you everyone.